हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में एनएचपीसी में आपका स्वागत। एनएचपीसी का हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे उसका हम सेशन लेने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी। यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी क्या है? जो मीटर पर हेनरी है। इसका यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी में एक हम लोग और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जो रिटेंटिविटी है, जो रिलक्टिविटी, ठीक है ना, रिलक्टिविटी क्या होता है? मैग्नेटिक पाथ, ठीक है, जो मैग्नेटिक पाथ है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हमारा रिलक्टिविटी कहलाता है। ये रिलक्टिविटी जो है अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का अपोजिट होता है। जो अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वी सेगमेंट ऑफ अ 7 सेगमेंट एलईडी शुड बी लाइटेड ऑन टू डिस्प्ले डिजिट 1। ये जो डिजिट 1 है तो इसका हम देखना चाहते हैं। जो इस डिजिट 1 में हम लोग बी और सी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज शोन इन। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये इसका जो एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारा क्या होता है, ये जो है मैनोमीटर को शो करता है। ये मैनोमीटर जो होता है प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है जो इसको भी समझ लेते हैं। थर्मोमीटर जो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है। और रोटोमीटर का होता है फ्लो, जो लिक्विड जो फ्लो होता है उसको मेज़र करता है, ठीक नहीं, एरिया के अनुसार से। और ये वेंचुरीमीटर ही एक ऐसी है जो पाइप के थ्रू जो लिक्विड है उसको फ्लो किया जाता है, इसका मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इन विच टाइप ऑफ लाइटिंग is the light distribution in upward and downward direction। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये एक जो लाइटिंग स्कीम का बहुत सारा टाइप्स होता है। जो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक। डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक में क्या होता है, ये जो डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक में होता है हमारा जो 90% पूरा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। 90% डाउनवर्ड क्या होता है, जितना भी हमारा लाइट होता है 90% डाउनवर्ड में पड़ता है, वो डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक करता है, ठीक नहीं। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक में क्या होता है, 60 से 90% लाइट डाउनवर्ड में जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा होता है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक होता है जो 90% अप होता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक जो होता है 60 से 90% हमारा अप होता है। एक लास्ट जो फाइनल बच जाता है हमारा जनरल डिफ्यूजन लाइटिंग जो 50% अप, ठीक है, और जो 50% डाउन में होता है। हमारा ये कंप्लीट एक लाइटिंग स्कीम का एक कंप्लीट टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अ टाइपिकल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर विल हैव खालिस्तान स्टार्टिंग टार्क विथ स्टार्टिंग करंट व्हेन स्टार्टेड डायरेक्ट ऑनलाइन। डायरेक्ट ऑनलाइन में क्या होता है हमारा 130% स्टार्टिंग टार्क होता है और 600% स्टार्टिंग करंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडक्शन मोटर द सिंक्रोनस स्पीड। ये जो हमारा सीधा डायरेक्ट सिंक्रोनस स्पीड का ही एक फार्मूला है। इस बेस्ड में हमारा एन एस इक्वल टू, ठीक नहीं, 120F/P। जो इसका ये सीधा ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ये सीधा सिंपल से है। ये जो है हमारा एक फार्मूला बेस्ड है। ये हमारा इम्पिडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये जो एक्स एल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और एक्स सी जो है एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है। इसका सीधा डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वोल्टेज लेवल ऑफ प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन इसमें से कौन सा नहीं है, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में हम लोग देखते हैं 11 kV क्या होता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो होता है नीचे रेंज का होता है, ठीक है। बाकी जितना भी है सब प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो हम एक देखते हैं कि जनरेटिंग वोल्टेज जो होता है 11 kV हम लोग यूज़ करते हैं।
और वैसे ही हमारा बहुत सारे इसमें देखते हैं जो प्राइमरी ट्रांसमिशन में ये इतना ये सब होता है, और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो 33 केवी होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो 3 फेस 4 वायर हमारे यूज़ होता है जो 100 400, और नॉर्मल डोमेस्टिक यूज़ जो होता है हमारा 230 वोल्ट, और HVDC ट्रांसमिशन एक और होता है जो हमारा 500 केवी और 600 केवी जो है वो 800 किलोमीटर से ऊपर के रेंज का हमारा HVDC ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक जो कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है वो 10 कैपेसिटर जो है सीरीज़ में कनेक्ट किया है, ये सब किया हुआ है, और ये जो 10 कैपेसिटर के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ये 10 माइक्रोफैरड जो इसका जो होता है प्रत्येक कैपेसिटर निकालना है, जो प्रत्येक कैपेसिटर निकालने के लिए हम ये सॉल्यूशन कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, द पीक पॉइंट वोल्टेज एंड वैली पॉइंट वोल्टेज आर कैरेक्टरिस्टिक। तो पीक पॉइंट और वैली पॉइंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो ये सभी जितने भी इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सभी का एक डेफिनेशन देखना चाहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में हम लोग एक जेनर डायोड का ये सिंबल है। जेनर डायोड जो होते हैं रिवर्स बायस में कनेक्ट होते हैं। रिवर्स बायस कहने का मतलब जैसे ये है, ठीक है, इसका ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है वोल्टेज जो है। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट डायोड का डायग्राम है। ये यूनिपोलर डायोड होता है। यूनिपोलर डायोड कहने का मतलब या फिर सिर्फ एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक इसमें मेटल होता है। ठीक है, इसमें पी टाइप और एन टाइप अलग अलग नहीं होता है, इसलिए एक यूनिपोलर डायोड कहलाता है। ये एक फास्ट स्विचिंग एक्शन है, फास्ट रिकवरी डायोड कहलाता है। ठीक है, टनल डायोड, टनल डायोड में हम लोग जिस प्रकार यहाँ पर एक डायग्राम देखना चाहते हैं, ये एक डायग्राम में क्या होता है, जैसे ही हम इसमें फारवर्ड हल्का थोड़ा सा फारवर्ड वोल्टेज देंगे तो एक टनलिंग इफेक्ट, टनलिंग करंट के कारण हमारे होते हैं पीक पॉइंट पर हमारा करंट पहुँच जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर पीक पॉइंट पहुंचने के बाद हम और वोल्टेज देते हैं। ठीक नहीं, और वोल्टेज को बढ़ाते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज को बढ़ाने के कारण हमारा एक ऐसी स्थिति का जो सेचुरेशन के बाद और वोल्टेज जैसी देते हैं हम लोग एक उस वो वैली पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है नहीं, तो ये जो टनलिंग डायोड में ही हमारा ये दोनों केसेस आता है। ठीक है, उसके फिर एक वेरेक्टर डायोड, वेरेक्टर डायोड में भी ये जो है वेक्टर एक कैपेसिटर इसमें क्रिएट होते हैं जो ऑपरेट रिवर्स बायस में करते हैं। रिवर्स बायस कहने का मतलब ये एक हमारा सिंबल है, ये एक सिंबल को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में क्या करते हैं, एक फेराइट, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ही हमारा एक फेराइट ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड V2 इन द फॉलोइंग सर्किट। ये जो V2 फॉलोइंग सर्किट, इसमें हम सीधा देखते हैं कि ये वोल्टेज, ये जो वोल्टेज वो V2 है, V2 एक क्रॉस को ही में ही हम फाइंड करना है। तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल्स लगाते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल्स लगाएंगे तो वोल्टेज डिवाइडर रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा ये निकल आता है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल्स में क्या करते हैं, फाइनल वोल्टेज, ये जो फाइनल वोल्टेज है इनटू जो जिसके क्रॉस में हम लोग निकालना चाहेंगे उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, द करंट प्लग सेटिंग यूजुअली रेंज फ्रॉम 10% to 70% in step of खालिस्तान फॉर अर्थ लीकेज रेजिस्टेंस। अर्थ लीकेज सीधा से हम लोग देखते हैं कि करंट जो सेटिंग है वो हमारा 10 से 70% के रेंज में होता है। तो अर्थ लीकेज रिले का के लिए 10% हमारा स्टेप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग सिंबल इज यूजुअली फॉर। ये जो है सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है ये क्या है, ये एक सॉकेट का है। ये जो सॉकेट है इसमें बहुत सारा है, ये जो सॉकेट आउटलेट, ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारा सिंबॉलिक रूप में दिखाते हैं। ठीक है नहीं, ओके। जिस प्रकार यहाँ पर एक और है, ये पुश बटन और लिमिनस पुश बटन, ये सब अलग अलग, ये इलेक्ट्रिक बेल
जनरल सिंबल ये सबका दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डेंसिटी 1.5 टेस्ला एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 meter per second. Calculate the induced voltage in the conductor when the direction of motion in inclined at an angle of 30 degree with the direction of field. इसमें हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, ठीक नहीं, फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालना है। इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालने के बाद यहाँ जो डायरेक्शन, कहने का मतलब फील्ड फील्ड का डायरेक्शन और आर्मेचर जो करंट होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है उस चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है। इंड्यूस्ड वोल्टेज और जो करंट बनता है उसके बीच में जो एंगल जो दिखाया गया है, तो इसमें हमारा V इज इक्वल टू VLV साइन थीटा। तो साइन थीटा ये हमारा 30 है, ये सब दिया हुआ है, इसके बेस्ड पे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। स्टेट थ्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉलोइंग। इन डेल्टा डेल्टा सिस्टम द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर इक्वल। ये तो एकदम सही है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर डेल्टा डेल्टा है, डेल्टा डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन स्टार कनेक्शन में हमारा क्या होता है, VL इज इक्वल टू √3 V फेज में होता है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं देखते हैं। व्हेन Y connected load is supplied by voltage in ABC phase sequence, the line voltage lag the corresponding phase voltage by 90/30। ये तो सरासर गलत है। इसमें ये बोला है, इसमें क्या बोला है, इसमें जो लाइन वोल्टेज है V और वोल्टेज हैं ये क्या करता है, हमारा लैग करते हैं किससे, फेस वोल्टेज है। लेकिन इसमें तो हमारा ये जिस प्रकार से डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम में क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, लाइन वोल्टेज है, ठीक नहीं, और यहाँ पर हमारा फेज वोल्टेज है। जो लाइन वोल्टेज लीड करेगा इसमें कितना, 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये एक बहुत ही अच्छा जो प्लांट होता है, जो हमारा कोई किसी भी प्रकार का रनिंग खर्च कुछ भी नहीं होता है, ओनली स्मॉल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट होता है। तो इसे मेंटेनेंस कॉस्ट बोला है। मेंटेनेंस कॉस्ट तो होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है, मतलब बहुत ही नहीं के समान होता है, सिर्फ इनिशियल कॉस्ट लगता है, ठीक है। इसमें हमारा जो है डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं, जो रिजर्वायर है सबसे इनिशियली इसको यूज़ किया जाता है ना, ओके, ठीक है। डैम और वाल्व हाउस, सर्ज टैंक, पेन स्टॉक, टरबाइन, ये सब पूरा दिखाया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लोइंग सिग्नल। इसमें हमारा निकालना क्या है, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक इसी के ही बेस्ड पे कि ये भी फार्मूला टाइप का है, मान लो तो ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी है ये 50t आता है, ठीक है। ओमेगा टी 50t आता है। इस ओमेगा के थ्रू हमारा ओमेगा, ठीक है, ये हमारा 50 पाई आ जाता है। तो ये 50 पाई इसमें दिख रहा है, चलो ठीक है, इसमें दो जगह है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा टाइम है, टाइम के लिए ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। इसमें हम लोग रख देंगे, इसमें हम लोग रखेंगे, तो हमारा फाइनल जो टाइम क्या निकलता है, हमारा 40 मिली सेकेंड निकलता है। 40 मिली सेकेंड हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, अ जनरेटिंग स्टेशन हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 50 मेगा ओम and delivered 250 into 10 की पावर 6 unit per annum if the annual fixed charge are
160 rupees per kilowatt installed capacity and running charge are 4 पैसा per kilowatt. Find cost per unit generated. इसमें सीधा जो है हमारा 50 मेगावाट जो ये निकला हुआ है, ठीक है। ये जो इनिशियल कैपेसिटी है ना, इनिशियल जो कैपेसिटी है ये एनुअल फिक्स्ड चार्ज ये होता है ना, एनुअल फिक्स्ड चार्ज में एक इनिशियल कैपेसिटी, ठीक है। और वैसे इनिशियल कैपेसिटी जो है हमारा एक ये है, ठीक है ना, ये एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये में ये एक 1, ठीक है। उसके बाद फिर ये रनिंग चार्ज है, रनिंग चार्ज वैसे ही सेम निकलता है हमारा ये 250, ठीक है। 250 इंटू 10 की पावर 6, ये जो 250 इंटू 10 की पावर 6 इसमें क्या है यूनिट है, तो इसी के ही बेस्ड पे हम लोग निकाले हुए हैं, ठीक नहीं। इसमें हमारा क्या है 4 पैसा पर, ठीक है। तो इसके जरिए ये निकल जाएगा, ये टोटल चार्ज निकल, टोटल चार्ज के निकलने के बाद हमारा 18,000 आ जाता है। 18,000 में हम लोग क्या करते हैं ये जो है हमारा, ठीक है, 250 इंटू 10 की पावर 3 को हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट a sinusoidal current is expressed at is equal to 75 sin pi t, फाइंड फ्रीक्वेंसी। ये जो 50 पाई जो होता है हमारा ओमेगा का मान होता है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो ये जो दोनों आपस में हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी हमारा निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इन क्लीट वायरिंग क्लीट आर फिक्स्ड एट रेगुलर इंटरवल नॉट एक्सटेड, ठीक। यहाँ पर एक क्या है हमारा केबल है, ठीक है। ये जो केबल है यहाँ पर मान लीजिए हम लोग क्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 0.6 मीटर के बाद हमारा सेकंड क्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट a dielectric motor is allowed to accumulate the charge through 2.5 ampere. How much time will require to accurate charge 40 कूलम। इसके बेस्ड पे हमारा ये फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसमें हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ 400 प्राइमरी एंड 1000 सेकेंडरी टर्न, मतलब N1 और N2 का मान दिया हुआ है। इफ़ द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। सप्लाई एट 500 वोल्ट, ये 500 वोल्ट जो है हमारा क्या है हमारा सप्लाई कर रहे हैं V1 को, ठीक है। वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वोल्टेज हमारा निकालना है, तो ये और ये इन दोनों फार्मूला के जरिए निकल जाएगा। इसमें हम लोग बहुत सारा ये फार्मूला को ही देख लो, हमारा जितना भी है जो ट्रांसफर टू सेकेंडरी रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर टू सेकेंडरी अपान रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर टू प्राइमरी, इसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट में क्या होता है ये जो है आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट में क्या होता है हम देखते हैं कि ये हमारा एक पैरेलल में है, ठीक है, नहीं पैरेलल में दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल का निकाल लेंगे, फिर ये दोनों पैरेलल हैं इसको पैरेलल निकाल देंगे, ये दोनों पैरेलल मिला के सीरीज में बन जाता है, तो आपस में सीरीज, तो सीरीज में हमारा जुड़ जाता है तो ना निकल जाता है। नेक्स्ट पीक एम्पलीट्यूड ऑफ साइनसॉइडल वोल्टेज 120, ये जो है 120 जो है VM का मान है, ठीक है। नहीं तो पीक टू पीक वोल्टेज निकालना है, तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या होता है यहाँ से यहाँ तक 120 और यहाँ से यहाँ तक 120, दोनों टोटल 220 हो जाता है हमारा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज, इसमें क्या बोला है सीधा वैलिड एडवांटेज बोल दिया है ना, वैलिड एडवांटेज आपका कैपेसिटर, ठीक है, बेइंग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, ठीक नहीं, जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट बोला है इसमें, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ये तो ठीक है, तो अगर यदि ये हो रहा है इस केस में नॉट वैलिड एडवांटेज, मतलब इसका डिसएडवांटेज होता है, तो डिसएडवांटेज मेंटेनेंस तो लेस है, ये तो एडवांटेज है, लो लॉस एडवांटेज है। नो रोटेटिंग पार्ट कैपेसिटर जो है रोटेटिंग पार्ट होता ही नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट यही हमारा यही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें भी नॉट कैरेक्टरिस्टिक बोला है
परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, ये इसके जरिए हमारा बहुत सारा ये जो परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर बोले तो परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर में हम देखते हैं, हम लोग यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं। तो परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर को कैपेसिटर रन मोटर बोलते हैं। कैपेसिटर रन मोटर का लो स्टार्टिंग टार्क और हाई पावर फैक्टर होता है, ठीक नहीं। जो इसमें हाई स्टार्टिंग टार्क दिया है जो ये गलत, ठीक है, जो यहाँ पर हाई स्टार्टिंग टार्क दिया हुआ है, ठीक नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क हाई स्पीड होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क लो पावर फैक्टर। इसी का ही जस्ट अपोजिट हमारा कैपेसिटर रन मोटर या फिर परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हिस्टैरिसीस मोटर जो लो पावर फैक्टर और लो स्टार्टिंग टार्क होता है, इसका ही स्टेप रिकॉर्डर में किया जाता है। नेक्स्ट, हाफ ए वोल्टेज डबलर कॉन्सिस्ट ऑफ। डबलर, ये जो है वर्ड जो देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये जो हाफ ए वोल्टेज डबलर कहने का मतलब वोल्टेज को जस्ट दोगुना करना, ठीक है। तो ये वोल्टेज मल्टीप्लायर का एक टाइप्स है, जो वोल्टेज डबलर में हाफ वे वोल्टेज डबलर होता है और एक फुल वे वोल्टेज डबलर होता है। तो इसमें दो डायोड यूज होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ही इसमें क्या होता है, वोल्टेज ट्यूबलर में 3 डायोड यूज होते हैं और वोल्टेज क्वाड्रेपलर में 4 डायोड यूज होता है। हाफ वेव वोल्टेज डबलर का ये जो बेसिक डायग्राम दिखाया हुआ है, जिस प्रकार यहाँ पर इनपुट हम लोग दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग करंट फाइंड कर देंगे। करंट फाइंड करने के लिए किरचॉफ से करंट लॉ लगाएंगे, सिंपल से है। यहाँ पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फेस अल्टरनेटर असिंक्रोनस इम्पीडेंस इज 0.25 ohm and armature resistance is 0.1 ohm, फाइंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहने का मतलब हमें ये फाइंड करना है और ये फार्मूला दिया हुआ है, इसके जरिए हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट, एल इक्विवेलेंट निकालना है। एक एल इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एल इक्विवेलेंट निकालना है तो ये सेम रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ये दोनों में सेम केसेस होता है, लेकिन कैपेसिटेंस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, इन एन अंडरग्राउंड सिस्टम में द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड टू वायर डीसी सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ इज खालिस्तान दैट फॉर द टू वायर डीसी सिस्टम। इसे कहने का मतलब ये है कि जो हम जो रिक्वायर्ड कंडक्टर मटेरियल का जो वॉल्यूम, ठीक है, किसमें, टू वायर डीसी सिस्टम में, ठीक है, मिड पॉइंट अर्थ के साथ, ये जो है हमारा सेम होता है किसके, टू वायर डीसी सिस्टम के लिए सेम टू सेम होता है। इसमें हम लोग बहुत सारा जो पढ़ेंगे, जो टू वायर डीसी सिस्टम में हम लोग देखेंगे सेम होता है, ठीक नहीं, ये है सर। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारा है जो ये एक सिम्बॉलिक जो, और इसमें आने वाले एग्जाम में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट आर्क रेजिस्टेंस द पावर फैक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली। इनडायरेक्ट आर्क रेजिस्टेंस बोला है तो इसमें 0.85 लैगिंग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, इन अ कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर में क्या होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड बोला है ना, तो कम्युलेटिव कंपाउंड जो बोला है इसमें टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड पर बोला है इज ग्रेटर देन एट नो लोड, ठीक है, नहीं समझ रहे हो ना। जब जो नो लोड कौन से केसेस में होता है, यहाँ पर डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, ये एक नो लोड का केस है, ठीक है, नहीं नो लोड का केस है।
नो लोड के केस में हमारा जो फुल लोड इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये जो फुल लोड जो है ग्रेटर देन होते हैं, ये नो लोड से ऊपर क्या चीज़ है हमारा, ओवर कंपाउंड जनरेटर। ठीक, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सर्किट, ये जो फॉलोइंग सर्किट में हमारा ये जितना भी दिया हुआ है एक नोट पॉइंट पर हमारा केसीएल लगा देंगे, तो इस केसीएल के जरिए हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा जो 50 एम्पियर का है। ठीक है, नेक्स्ट, इन एन अल्टरनेटर for which type of load will the armature reaction be distorted, आर्मेचर रिएक्शन भी डिस्टॉर्टेड बोले हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टॉर्टेड वर्ड आता है ना, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो डिस्टॉर्टेड होता है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ये सीधा डायरेक्ट माइंड में छप जाता है। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता है। जिस प्रकार से इसमें हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सीधा दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या है, देखो, प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग अल्टरनेटर के केस में और सिंक्रोनस मोटर के केस में। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन बोल सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटर के केस में क्या होता है, जीरो पावर फैक्टर में क्या होता है हमारा, प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होता है। ठीक है, और जीरो पावर फैक्टर लीड के केस में प्योरली मैग्नेटाइजिंग होता है, और यूनिटी पावर फैक्टर केस में होता है हमारा प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद फिर हमारा 0.8 पावर फैक्टर लेग में होता है हमारा पार्सली डीमैग्नेटाइजिंग और पार्सली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। ठीक है, ठीक, और 0.8 पावर फैक्टर के लीड केस में हमारा पार्सली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और पार्सली मैग्नेटाइजिंग होता है। ये जो सिंक्रोनस मशीन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें जीरो पावर फैक्टर लेग के केस में क्या होता है हमारा, प्योरली मैग्नेटाइजिंग होता है, प्योरली मैग्नेटाइजिंग होता है। ठीक उसी प्रकार से ये सिंबल के जरिए हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा होता है खालिस्तान इज मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में हम कौन से कॉमनली मटेरियल का यूज़ करते हैं, ये जितना भी दिख रहा है यहाँ पर पोर्सलिन का ही बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द वोल्टेज एंड करंट being अप्लाई, ठीक है, अप्लाइड टू अ लोड आर साइनसोइडल वेवफॉर्म वो एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट एंड 10 करंट 10 एम्पियर respectively. The phase angle between them is 30 एंगल, फाइंड द रिएक्टिव पावर ऑफ लोड। तो हम लोग सीधा देखते हैं, सिंपल है इसमें। इसमें क्या होता है हमारा, ये जो है 50 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज दिया है और 10 एम्पियर ये भी आरएमएस करंट दिया है। ठीक है, तो ये जो सॉरी ये जो है 50 वोल्ट जो है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड बोला है, ठीक है, एम्पलीट्यूड बोला है, इसका मतलब हमारा 50 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज दिए हैं और 10 एम्पियर हमारा मैक्सिमम करंट दिया है। और हम लोग देखते हैं ये फार्मूला, इस फार्मूला में वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, सो वी आर एम एस का फार्मूला क्या होता है, वी आर एम एस का फार्मूला होता है वी एम बाई √2। इसके जरिए हम लोग यहाँ पर एक निकाल लेंगे। ठीक है, a good heating element should have a खालिस्तान स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड खालिस्तान टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए किसका, गुड हीटिंग। अब हमें हीट करना है, तो हीट करना है तो आई स्क्वायर आर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी तो हीट होगा ना। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक नहीं, जो रेजिस्टेंस होता है वो अच्छा, बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है ना, इसके जरिए हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हाई होगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा, जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो स्क्वायर आर लॉस भी हाई होगा। ठीक है, ओके। अब एक खालिस्तान टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का बोला है,
ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर को चाहे बढ़ाए या फिर घटाए, तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हमारा जो होता है गुड हीटिंग एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 दिया हुआ है 60 हेनरी एंड L2 4 हेनरी आर कपल्ड। ठीक है, इन सच अ वे दैट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग निकालना है जो के का मान है। इसका एक फार्मूला है, तो इस फार्मूला के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग एक हिंदी में समझेंगे जो बहुत ही सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा खर्च उपरिव्यय शुल्क के अंतर्गत नहीं आता है? इसका मतलब ये है जो जो लाइन के अंतर्गत जो खर्च जो रहते हैं ना, वो बाढ़ से हुआ जो नुकसान होता है वो हमारे इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर पैरेलल सर्किट खालिस्तान इज क्वांटिटी एनालॉगस टू रिएक्टेंस इन सीरीज सर्किट। ये क्या होता है हमारा जो एक सीरीज सर्किट, ठीक नहीं, जो एक सीरीज सर्किट होता है इसमें जो है ना ये जो सीरीज सर्किट, ठीक नहीं, तो इसमें रिएक्टेंस के एनालॉगस चाहिए। तो रिएक्टेंस के एनालॉगस इसमें हम लोग एक बनाए हुए हैं जो रिएक्टेंस के एनालॉग ससेप्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के एनालॉगस कंडक्टेंस होता है, इम्पीडेंस के एनालॉगस एडमिटेंस होता है। ठीक है, इन डीसी मशीन the खालिस्तान serve as a return path of the पोल फ्लक्स। पोल फ्लक्स के लिए रिटर्न पाथ का काम करता है। ये रिटर्न पाथ का काम कौन करता है? ये योग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ 3 फेज मोटर ड्रॉ 5.6 किलोवाट पावर व्हेन सब्जेक्टेड टू एन apparent पावर ऑफ 700 VA। जो 700 VA है, ठीक नहीं, फाइंड रिएक्टिव पावर। अब देखो हमारा ऑप्शन में जो है, हमारा ऑप्शन में KVA की ये सब में KVA में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम सभी को KVA में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो KVA में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये इसको कन्वर्ट किए हैं तो 7 KVA होता है, ठीक नहीं। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर निकालते हैं। तो रिएक्टिव पावर निकालने के लिए, रिएक्टिव पावर का फार्मूला निकालने के लिए हम ये KVAR इसका यूज़ करते हैं। तो KVAR हमारा ये होना चाहिए। तो KVAR ये हमारा रिएक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, ठीक है। इस रिएक्टिव पावर के थ्रू हमारा ये निकल जाता है, ये इस फार्मूला के जरिए। और इसमें हम और फार्मूला ऐड किए हैं जो अधिकतर एग्जाम में काम आता है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर या फिर R/Z। एक और होता है एक्टिव पावर इज इक्वल टू KVA cos थीटा cos फाई और रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू KVA sin फाई। सो इसके जरिए हम लोग सब पूरा निकाल लेते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, इफ अ पावर प्लांट हैज़ नो रिजर्व कैपेसिटी व्हेन द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू, देखो हम लोग इसमें समझना चाहेंगे, इसमें क्या होता है, रिजर्व कैपेसिटी को जीरो करेंगे। ये हमारा एक फार्मूला है ना, इस फार्मूला के जरिए हम लोग रिजर्व कैपेसिटी, तो प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अब हमारा एक और फार्मूला होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फार्मूला, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो इस प्लांट कैपेसिटी को हम लोग क्या करते हैं, इस साइड पक्षांतर करते हैं। तो प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। एक हमारा एक और फार्मूला होता है लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो इसको भी हम लोग पक्षांतर करते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन ये। ठीक है, तो हम ये जो इक्वेशन 1, 2 और 3 ये सभी को आपस में मिलाएंगे तो हमारा एवरेज लोड अपन प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू एवरेज लोड अपन लोड। तो ये दोनों हम काट देंगे तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर, जो हमारा आंसर में है।
ठीक है ना। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द फिनोमेना ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ रोटर अबाउट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। कहीं इसका कहने का मतलब क्या है, ये ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन जहाँ दिख गए ना वहाँ पर हंटिंग स्टार्ट होता है, और हंटिंग को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डैम्पर बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग साइनसोइडल एंड साइनसोइडल फॉर्म इनटू फेजर फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइनसोइडल फॉर्म है और इसका एक फेजर फॉर्म है। तो साइनसोइडल फॉर्म क्या होता है, ये टाइम डोमेन के फॉर्म में होता है, और फेजर फॉर्म में टाइम डोमेन नहीं होता है। तो सीधा सिंपल सिंपल इसको लिख देंगे और ये फाई को लिख देंगे, तो इसी के ही जरिए हमारा ये फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, ये जो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, ये जो है प्योर मेटल अर्थात कंडक्टर, कॉपर, सिल्वर, ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर आता है। कहने का मतलब टेम्परेचर के बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक नहीं। अब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या आता है हमारा, ये जो है जितने भी सेमीकंडक्टर, कार्बन, जर्मेनियम, ये पूरा सेमीकंडक्टर जो है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर आता है। ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो है कम होता है। ठीक है, अब जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर को चाहे बढ़ाए या फिर घटाए तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है निगेटिव टेम्परेचर को जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का, जिसमें मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेनम आता है। नेक्स्ट, फॉर अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द सिंक्रोनस स्पीड इज 3000 rpm, फाइंड द एक्चुअल रोटर स्पीड इफ स्लिप इज 3%। कहने का मतलब सीधा स्लिप जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, और जो आरपीएम कहने का मतलब सिंक्रोनस स्पीड एन एस हमारा दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, सीधा ये रोटर स्पीड। तो रोटर स्पीड क्या होता है हमारा, एन आर होता है, तो एन आर के जरिए हमारा निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो है फॉल्ट दिया हुआ है, ये जो फॉल्ट दिया हुआ है, ये जो फॉल्ट दिया हुआ है, ये जो फॉल्ट जो दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, सीधा लाइन 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 मतलब 3 लाइन है, और यहाँ पर एक अर्थ है। ठीक नहीं, मतलब एलएलजी फॉल्ट, एलएलजी फॉल्ट क्या है हमारा, सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आता है, और ये डेंजरसली, ये डेंजरस होता है, बहुत ही डेंजरस फॉल्ट होता है। ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है, एलजी फॉल्ट जो कॉमन टाइप ऑफ फॉल्ट होता है, जो मैक्सिमम फॉल्ट इसमें आता रहता है। ठीक है, और एक एल फॉल्ट और एक एलएलजी फॉल्ट होता है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस पीएन जंक्शन दैट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल। कहने का मतलब हम लोग यहाँ से लाइट दे रहे हैं, ठीक है, लाइट दे रहे हैं तो हमारा जैसी लाइट दे रहे हैं किसमें, एक डायोड है जो फोटो डायोड है, तो फोटो डायोड में जैसी लाइट देते हैं हमारा तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है नहीं, वैसे एक जेनर डायोड जो पिछले हम लोग देख चुके हैं, ठीक नहीं, फोटो डायोड, फोटो डायोड में क्या होता है, ये जो है फोटो डायोड में क्या होता है हमारा, सप्लाई देते हैं तो हमारा फोटान निकलता है। ठीक नहीं, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गए हैं, इसमें लाइट इमिटिंग डायोड,
लाइट इमिटिंग डायोड में हम लोग जैसे सप्लाई देते हैं तो हमारा जो है एलईडी एलईडी एक होता है, वो लाइट इमिटिंग डायोड ही होता है। जैसे हम लोग सप्लाई देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ मूविंग कॉइल वोल्टमीटर हैज़ द coil with 100 turn and is 4 centimeter long and 3 centimeter wide. If it if it if it carries 50 milliampere of current and flux density in the air gap is 0.06 Weber per meter square. Find deflect क्या होता है, फाइंड डिफ्लेक्टिंग टार्क। ये जो है फाइंड डिफ्लेक्टिंग टार्क इसमें हम लोग निकालते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है फ्लक्स डेंसिटी करंट, ठीक है, नंबर टर्न क्वाइल टर्न होता है और ये एक एरिया होता है। ये जो एरिया होता है हमारा यहाँ से निकलेगा, ठीक नहीं, ये नंबर ऑफ टर्न है, उसके बाद फिर ये हमारा करंट है, उसके बाद फिर ये हमारा फ्लक्स डेंसिटी है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, रिंग्स शेप्ड कोर विथ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 400 mm², ठीक है। जब भी हम लोग निकालते हैं तो यूनिट में निकालना चाहिए। यूनिट कहने का मतलब जैसे mm है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। वैसे ही जो मिलीमीटर यहाँ पर मिली वेबर है, तो मिली वेबर है तो सबसे पहले तो इसको वेबर में कन्वर्ट करो। अगर ये ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमें आंसर को मैच करने के लिए, ठीक है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है, इसके जरिए हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इन कैडमियम कॉपर कंडक्टर एडिशन ऑफ 1% to 2% cadmium to copper increase the tensile strength by approximately। देखिए इसमें बोला क्या है, कैडमियम कॉपर कंडक्टर में 1 से 2% कैडमियम ऐड करते हैं कॉपर में, ठीक है, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कितना परसेंट होगा, तो 50% हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जिस प्रकार इसमें दिखाया हुआ है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में दिया हुआ है तो हमें टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए यहाँ पर टोटल करंट निकालना है, ठीक है नहीं। टोटल करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाट जितना भी पावर दिया हुआ है, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, ये सभी जो है हमारा ऐड हो जाता है, ठीक है नहीं। अब ये हमारा फार्मूला है, ये सभी को ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर वोल्टेज है, इसको निकाल दिए हैं, इस वोल्टेज के जरिए हमारा करंट निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कौन सा ब्रिज जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करता है, ठीक है नहीं। तो हैवी साइड कैम्पेबल ब्रिज, इसमें हम लोग जिस प्रकार से देखेंगे बहुत सारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस को मेज़र करना है, तो लो रेजिस्टेंस को मेज़र करना है तो ये बिलो 1 किलो ओम, बिलो 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस होता है उसको लो रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग केल्विन डबल ब्रिज पोटेंशियोमीटर मेथड, जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक नहीं। अब नेक्स्ट जो देखते हैं हमारा मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। तो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अमीटर वोल्टमीटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो ये 100 किलो ओम से ऊपर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें लॉस ऑफ चार्ज मेथड होता है, मेगा मीटर मेथड होता है और मेगा ब्रिज मेथड होता है और एक मेगर होता है। जो मेगर जो हमारा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है फील करता है, जो हमारे इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, ये नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का मेजरमेंट करना है तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज जो क्वालिटी फैक्टर मीडियम होता है, क्वालिटी फैक्टर मीडियम का एम फॉर मीडियम, ठीक है। जिस और नेक्स्ट इसका होता है हैज ब्रिज जो होता है हाई क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है, एच फॉर हाई और एच फॉर हाई क्वालिटी फैक्टर, ठीक है।
ओवन ब्रिज होता है और एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज मतलब कहने का मतलब ये स्टार्टिंग का वर्ड है इसलिए लो क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में हैवी साइड ब्रिज होता है और कंपेबल मॉडिफिकेशन ऑफ हैवी साइड ब्रिज होता है, ठीक है। इसका और होता है जो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए डी शॉर्टी ब्रिज होता है और एक शेयरिंग ब्रिज यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट यूज़ करने के लिए वेन ब्रिज यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं अप टू वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूजुअली ड्राई टाइप। ड्राई टाइप यूज़ करने हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके लिए हम लोग जो वोल्टेज रेंज सेलेक्ट करेंगे जो 500 वोल्ट करते हैं, तो हमारा ऑयल टाइप, ठीक नहीं, ऑयल टाइप या फिर ड्राई टाइप, ये दोनों में ही हमारा 5000 से 13000 तक हमारा वोल्टेज यूज़ करते हैं, ठीक नहीं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ये सिंबल भी पूछ सकते हैं और करंट ट्रांसफार्मर का भी सिंबल पूछ सकता है, ठीक नहीं। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा जो है एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर दिया गया है, ठीक नहीं। और यहाँ पर जो दिखा रहा है हमें, ठीक नहीं, ये भी करंट ट्रांसफार्मर ही होता है और ये भी जो है करंट ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग जो होता है करंट ट्रांसफार्मर के में क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की यूज़ होता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हम लोग स्टेप डाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग कहने का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं ना। इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमारा जैसी हम लोग सप्लाई है, ये सप्लाई है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है मान के चलो, ठीक नहीं। तो ये सप्लाई देते हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस होता है एनर्जी को डिसिपेट करेगा, ठीक नहीं। एनर्जी मतलब एनर्जी डिसिपेट यहाँ से करते हैं, यहाँ से एनर्जी डिसिपेट करते हैं, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जो होता है इसमें आई स्क्वायर आर लॉस होता है। आई स्क्वायर आर लॉस जो होता है हीट जनरेट करेगा वो कहने का मतलब यूटिलाइज करता है, मतलब वार्म वाटर जो होता है, जो गर्म वाटर होता है, ठीक नहीं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें देते हैं इनकरेक्ट क्या होता है, फ्री फ्रॉम डर्ट, डर्ट से फ्री होगा ही, ठीक है। इनकरेक्ट बोलाता है तो ये जो है करेक्ट है, ठीक है नहीं। एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल इज पॉसिबल, ये भी सही है, ठीक नहीं। मेंटेनेंस कास्ट इज लो, ये भी सही है। ओवरऑल इफिशियंसी हम लोग देखते हैं ये लो है, ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 6 किलो ओम रजिस्टर इस फॉलोइंग नेटवर्क। इस ये जो 6 किलो ओम है इसमें हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये जो देखो सबसे पहले तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो यहाँ करंट, ठीक है, यहाँ करंट और रेजिस्टेंस, ये जो है हम इसको वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 30 इंटू 90 मतलब 270 वोल्ट आ जाता है और यहाँ पर 9 किलो ओम रेजिस्टेंस में कनेक्ट हो जाता है। फिर बाकी इसको करते हैं और इसको, तो हमारा एक और नेक्स्ट सर्किट बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल्स लगा देते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल्स जैसे लगाएंगे तो हमारा वोल्टेज का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले स्टील का एक वलय जिसकी वाइंडिंग तार के एक समान के रूप से 1000 कहने का मतलब एन फेरो से की गई है, ठीक है नहीं। फिर 500 मिली एम्पियर की धारा वहन करती है, कहने का मतलब आई का मान है, ये मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ होता है। तो एम ए का मान ज्ञात कीजिए, एम ए फिजिकल टू एन आई होता है, तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो शेडेड पोल बोला है ना, तो शेडेड पोल में हमेशा हर चीज़ लो होता है, याद रखना। शेडेड पोल में सभी चीज़ लो होता है, तो ये तो लो एफिशिएंसी है, लो स्टार्टिंग टार्क है, लो ओवरहेड कैपेसिटी है, लेकिन इसमें हाई बोल दिए हैं तो ये हमारा मिस्टेक गलत हो जाता है, ठीक है। तो शेडेड पोल बोला है, शेडेड पोल होता है
और हिस्टैरिसीस मोटर होता है, ये सभी हमारे इसके लिए लो होता है। बाकी इसके अलग अलग रूप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर होता है, तो आर का जो जस्ट अपोजिट होता है वो कंडक्टेंस होता है। ये जैसे ही रेजिस्टेंस मान के चलो ये सीरीज में होता है, सीरीज में जुड़ता है, तो कंडक्टेंस जो होता है सीरीज में हमारा ये पैरेलल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस में पैरेलल में है, लेकिन कंडक्टेंस में ये जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही ये जुड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों जो है सीरीज में है, तो ये सीरीज जो है पैरेलल की तरह ये ऐड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये 12 और 6 ये दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, which reference to DC motor state true or false for following statement? The difference between armature torque and shaft torque is known as lost torque, ठीक है। ये तो जो है आंसर है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? देखो, आर्मेचर टार्क और शाफ्ट टार्क, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये लॉस्ट टार्क मतलब लॉस मतलब लॉस्ट, लॉस्ट टार्क मतलब लॉस्ट टार्क, ऐसा मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फाइंड टू आई ए, तो इससे बोला होता है इंक्रीज फ्लक्स, ठीक है, डिक्रीज टार्क, तो ये तो गलत है, ठीक है, और ये सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम? ये जो बर्नौलीज थ्योरम के अंतर्गत आता है वो ऑरिफिक मीटर, पिटोट मीटर और वेंचुरी मीटर, इतना आता है, तो ऑरिफिस मीटर हमारा सही हो जाता है। इन CRO इज नॉट पार्ट ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम में टाइम बेस्ड सिस्टम जो है इसका पार्ट नहीं है, बाकी सभी पार्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो में CRO का भी डायग्राम अच्छी तरह से समझा दूंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर गिव्स ट्रांसलेशनल मोशन इंस्टेड ऑफ रोटेशनल मोटर? कहने का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है ये रोटेशनल मोटर के जो इंस्टेंट होता है ये हमारा लीनियर इंडक्शन मोटर, ठीक है, लीनियर इंडक्शन मोटर जो होता है ये हमारा ट्रांसलेशनल मोटर ये है, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 16 हेनरी एंड 25 हेनरी, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल आप म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला है, तो कहने का मतलब M इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 इंटू L2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1, ठीक है, यहाँ पर 1 ही रखते हैं, तो 16 इंटू 25, यहाँ से हमारा 20 निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, what will be the output frequency of a 6-pole alternator running at speed of 1200 RPM? इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, NS इज इक्वल टू 120 F/P, ठीक है। हमारा P पोल तो दिया हुआ है, P ये पोल दिया हुआ है 6 पोल, और यहाँ पर NS हमारा, ठीक है, 1200 निकल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है। फॉर अ सिंक्रोनस मोटर, फॉर अ सिंक्रोनस मोटर द AC electrical power input to stator is algebraic sum of gross mechanical power developed in armature and armature copper loss। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आर्मेचर ठीक है, नहीं
यहाँ पर ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, आर्मेचर कॉपर लॉस। देखो ग्रॉस मैकेनिकल पावर इन डेवलप्ड आर्मेचर, ठीक है, और जितना भी आर्मेचर कॉपर लॉस है, ठीक है, स्टेटर कॉपर लॉस जो होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इनपुट, जो इनपुट सिग्नल होता है, ये सभी जितना भी है, ये जितना भी है, ये सभी हैं, ठीक है, इसके ये सभी को ऐड करता है, ठीक है, ये सभी को ऐड, ये टोटल इसका हो जाता है। when two identical sinusoidal voltage and 0 degree phase difference are applied on x and y plate ऑफ CRO, ठीक है, इसे कहने का मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री कहने का मतलब यहाँ पर मान के चलो हम लोग सप्लाई कितना देते हैं, यहाँ पर हम लोग सप्लाई देते हैं एक्स समय, एक्स एक्स समय ऐसी नॉर्मल सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, तो वाई में भी हम लोग क्या देंगे, वैसी ही सप्लाई देंगे, सेम सप्लाई देंगे, ठीक नहीं, ठीक नहीं, वैसी सप्लाई देंगे। तो इसमें हमारा जो होता है लाइन जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब जिस प्रकार से हम मान के चलो यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, ये दोनों जो हैं थीटा 0 डिग्री पर है, तो थीटा 0 डिग्री पर है वो तो हमारी स्ट्रेट एंगल में बनता है, ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पर 0 डिग्री में है तो स्ट्रेट एंगल में बनता है, ठीक है, वैसे ही हमारा 30 डिग्री में है तो एक इलिप्स बनता है, और 90 डिग्री में है तो एक क्या बनता है, गोलाई बनता है, वैसे ही हमारा ये नेक्स्ट ये सभी देख सकते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब इसमें इसमें भी हमें एक चीज़ सीखने को मिलता है, इसमें क्या चीज़ सीखने को मिलता है, इसमें जो होता है एक हॉरिजॉन्टल टच और एक वर्टिकल टच, ये भी आता है, तो हॉरिजॉन्टल टच 1, ठीक है, और इसमें भी हॉरिजॉन्टल टच 1, तो ये दोनों का दोनों रेशियो ऐसे ही होता है, ठीक है, जिस प्रकार से इसमें हॉरिजॉन्टल टच 1 और 2 है और इसमें वर्टिकल टच 1 है, तो 2:1 क्या में आ जाता है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग 71 क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर द सप्लाई वोल्टेज Vt इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी, फाइंड PIV ऑफ द डायोड, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज सभी के केस में अलग अलग होता है, कहने का मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, VM होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है, 2VM होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर के केस में क्या होता है, VM होता है। तो यहाँ पर हमारा VM कितना है, 100 है, तो 100 है तो हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर को पूछे हैं तो VM मतलब 100 ही होगा, ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में खालिस्तान खुले या बंद नली होती हैं जो पानी को टरबाइन तक ले जाती हैं, कहने का मतलब ये एक नली, नली कौन सा है, ये नली है, ये जो जो पानी को टरबाइन तक कौन सा ले जा रहा है, ये पेन स्टॉक है, ये इसका नाम जो है पेन स्टॉक है, जो नली है जो पानी को ले जा रहा है, ठीक है। Which of the following is an example of non नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है एग्जाम में कभी कभार देखने को मिलता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड और एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, न्यूटोनियन लिक्विड्स सच एस वाटर, ये वाटर फॉर एग्जांपल वाटर डू नॉट चेंज विस्कोसिटी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, मान के चलो इस पानी में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका विस्कोसिटी में चेंज नहीं होता है, कहने का मतलब इसमें जो होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने स्थान पर ही रहते हैं, मतलब फिर वापस आ जाते हैं, ठीक नहीं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन लेकिन
जो ये तो न्यूटोनियन का है, ठीक है नहीं उस, लेकिन हमारा नॉन न्यूटोनियन में क्या होता है, सॉरी ये बाय मिस्टेक है, नॉन ये नॉन न्यूटोनियन है, ठीक नहीं, नॉन न्यूटोनियन है। तो ये नॉन न्यूटोनियन में क्या होता है हमारा, हम लोग क्या है वीक फोर्स देंगे, वीक फोर्स जैसे ही देंगे ना तो इसके मॉलिक्यूल्स, ये जो वीक फोर्स जैसे ही देंगे नहीं तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग फोर्स देंगे तो उसको जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होता है, इस जगह था ना तो ये यहाँ से यहाँ पर चेंज हो जाता है, मूव हो जाता है, उस जगह पर कभी नहीं जाता है, नहीं जा पाता है। तो इसको हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फोर्स फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में होता है पीनट बटर, ठीक है, ये स्लरीज ब्लड पेस्ट, ठीक है, केक बैटर, ये सब चीज़ आता है, केचप, ये जितना भी आता है ना पॉलीमर सॉल्युबल, ये सभी नॉन न्यूटोनियन में आता है। और न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, ग्लिसरीन आदि, ये सब नॉन न्यूटोनियन में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग ब्लॉक रोटर टेस्ट इज रेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट में रोटर इज क्या होता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट में ब्लॉक, ब्लॉक कहने का मतलब, ब्लॉक मतलब उसको उस रोटर में इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा लोड देना कि वो रुक जाए, तो रोटर जो है रेस्ट में होता है। ब्लॉक रोटर टेस्ट में होता है रोटर इज ब्लॉक करने का मतलब रोटर रेस्ट कंडीशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ मैग्नेटिक सर्किट द मैग्नेटिक कॉइल हैज 100 टर्न एंड reluctance of the magnetic path is 250 ampere turn per Weber. फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इसमें बोला है, कहने का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस तो खैर बोला ही है, ये एक एन का मान है, ठीक नहीं। सबसे पहले तो इसमें देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है, ठीक नहीं। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, मैग्नेटिक पाथ इज 250 एम्पियर टर्न, कहने का मतलब ये रिलक्टेंस, देखो इसके जो है यूनिट से भी पता कर सकते हैं कि यह क्या चीज़ है, ठीक नहीं। तो रिलक्टेंस तो हमारा क्या होता है, एल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज इक्वल टू ये एन का स्क्वेयर अपॉन रिलक्टेंस, ये हमारा सीधा एक फार्मूला है। इसका बहुत सारा फार्मूला, एज इक्वल टू एन फाइव बाई आई होता है, और एन इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वेयर ए बाई एल होता है। इसका फार्मूला जो है अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन के रूप में आता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 270 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन 5 आवर, फाइंड पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक नहीं। तो पावर निकालना है, ठीक है, एनर्जी दिया हुआ है एनर्जी दिया हुआ है, तो जो एनर्जी है वो किलो जूल को सबसे पहले जूल में कन्वर्ट करें, तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है 10 की पावर 3 कर देते हैं, ठीक नहीं। अब वैसे ही हवर, हवर कहने का मतलब टाइम, तो जो टाइम है उसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक नहीं। तो P इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, तो वैसे ही जैसे हम सेकंड में कन्वर्ट किए हैं तो ये हमारा, ठीक है 60, और ये है, ठीक है, ये हमारा आ जाता है नेक्स्ट 40 वाट। देख लीजिए, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो। देखो ये सबसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है देखो इसको मैं एक लॉजिकली एक बता रहा हूँ। जिस प्रकार डेल्टा होता है, ठीक नहीं, डेल्टा होता है, अगर यदि ये जो डेल्टा होता है ये 3 इंटू स्टार होता है, इस चीज़ को याद रख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जिस प्रकार से डेल्टा में 12 ओम है, ठीक है, तो डेल्टा में 12 ओम है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो y बराबर 12/3, तो करेंगे तो हमारा 4 ओम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्रू और फॉल्स बोला है ना, तो ट्रू और फॉल्स बोला है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या क्या टेरिफ है उस चीज़ को देखते हैं। तो एक ब्लॉक रोटर टेरिफ है, ठीक है, ब्लॉक रोटर टेरिफ है ना, तो एक ब्लॉक रोटर टेरिफ है, तो ब्लॉक रोटर टेरिफ है, और एक यूनिफॉर्म रेट टेरिफ है। तो ये दोनों को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है।
ब्लॉक रोटर टेरिफ और यूनिफॉर्म रेट टेरिफ। तो इसमें चलो ठीक है, बोला क्या है ये चीज़ देख लेते हैं। ब्लॉक रोटर टेरिफ, द प्राइस पर यूनिट इन फर्स्ट ब्लॉक इज लोवेस्ट। लोवेस्ट, तो ये तो आंसर गलत है, ठीक है। इसको हम लोग बात समझेंगे। यूनिफॉर्म रेट टेरिफ, यूनिफॉर्म रेट टेरिफ को फ्लैट सिंपल टेरिफ बोलते हैं, ठीक है, सिंपल टेरिफ बोलते हैं। ये प्राइस चार्ज पर यूनिट इज कांस्टेंट, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक रुको, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिंपल टेरिफ, सिंपल टेरिफ, यूनिफॉर्म टेरिफ, ये जो है प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होता है। सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। जो जैसे मान लीजिए 3 रुपये पर यूनिट है तो सभी को ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसके फिर नेक्स्ट हमारा आता है ये जो सिंपल टेरिफ में ही ना, यही है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है हमारा फ्लैट रेट टेरिफ। फ्लैट रेट टेरिफ में क्या होता है, लाइट लोड और हैवी लोड, इसका अलग अलग रेट फिक्स किया जाता है। तो लाइट लोड में क्या होता है, मान के चलो एग्जांपल 4 रुपये पर यूनिट होता है, तो हैवी लोड में 3 रुपये पर यूनिट आता है, ठीक है। ये जो है अभी अभी ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बाकी ये पहले फिक्स हुआ था ब्लॉक रोड टेरिफ, ठीक है। ब्लॉक रेट टेरिफ, ब्लॉक रेट टेरिफ में इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोला गया था कि जो फर्स्ट यूनिट है वो लो रेट से होगा, लेकिन इसमें 3 रुपये हैं, उसके बाद फिर 2 रुपये हैं, इसके बाद फिर 1 रुपये है। जैसे ही हम 50 यूनिट खपत करेंगे तो 3 रुपये देंगे, उसके बाद जस्ट और आगे 50 यूनिट खपत करेंगे तो हम लोग 2 रुपये के अनुसार चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद फिर जैसे हम लोग 50 यूनिट और आगे करेंगे तो हम लोग 1 रुपये के अनुसार से देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट टेरिफ आता है। 2 पार्ट टेरिफ में मैक्सिमम डिमांड टेरिफ आता है और एक यूनिट चार्ज होता है। मैक्सिमम डिमांड टेरिफ में हम लोग एक फिक्स करते हैं कि मैक्सिमम डिमांड, मान के चलो आपके घर में जितना भी लोड है, मान के चलो 50 यूनिट का लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो 100 रुपये पर यूनिट हम लोग फिक्स कर देंगे, ऐसे टाइप का। या फिर 100 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा और यूनिट चार्ज तो अलग से लगेगा ही, ठीक है। अब इसमें आता है हमारा मैक्सिमम डिमांड टेरिफ आता है। तो मैक्सिमम डिमांड टेरिफ में एक मैक्सिमम डिमांड मीटर एक और अलग से लगाया जाता है, ठीक है। पावर फैक्टर टेरिफ में होता है, पावर फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है तो 0.85 इसका पावर फैक्टर रहता है। 3 पार्ट टेरिफ में क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड टेरिफ रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करेंगे और यूनिट चार्ज तो रहेगा ही, ठीक है। एक अलग से इसमें एक सेमी चार्ज होता है। सेमी चार्ज कहने का मतलब मीटर का चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक एक पूरा हमारा एक टेरिफ का पूरा फंडा है। चाहो तो इसको हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा वोल्टेज फाइंड करना है। तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए तो नॉर्मल, यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए सिंपल से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दो, ठीक है। जैसे प्लस है प्लस करो, यहाँ पर माइनस है माइनस करो, ठीक है। फिर माइनस है माइनस करो, फिर प्लस है प्लस करो, बस सीधा आ जाएगा हमारा आंसर। A 100 watt electric heating has a resistance of 4 ohm. What will be the maximum permissible current? ये क्वेश्चन का भी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही V इज इक्वल टू आई आर, ये तो होता ही है, लेकिन पावर के रूप में क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि, ठीक नहीं, आई इज इक्वल टू, ठीक नहीं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई आर, ठीक है, अपान 100, ठीक है। यहाँ पर P क्या है होता है हमारा 100 अपान 4। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट जैसे ही करेंगे तो हमारा कितना आता है 50 आंसर आ जाता है, ओके। ये सिंबल किसका है, इम्पिडेंस का है। सिंपल पूछे जाता है इसमें। इन केस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग द एनोड इज, देखो ये एनोड पूछा है, गोल्ड प्लेटिंग में गोल्ड ही हमारा होता है, ये आंसर गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण द्रव प्रवाह मापनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। देखो उपयोग नहीं किया जाता है, ये मेन है। तो उपयोग क्या क्या किया जाता है, ये सब चीज़ किया जाता है, ठीक है।
ये जो है फ्लूइड फ्लो मीटर में काम आता है, फ्लूइड फ्लो मीटर ही है मान के चलो, ठीक है, द्रव प्रवाह मापी, लेकिन पायरोमीटर कुछ अलग ही है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन इज, देखो मैक्सिमम डिमांड कहने का मतलब मैक्सिमम डिमांड इसमें पूछा गया है, ये है मान के चलो, ठीक है। ये लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर 50%, ठीक है। तो एनर्जी जनरेटेड इन ईयर, एनर्जी जनरेटेड इन ईयर निकालना है। तो हमारा 1 और 2 ये दोनों फार्मूला से ना इसका कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक। देखो यहाँ पर लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, और एवरेज लोड इज इक्वल टू एनर्जी जनरेटेड इन ईयर अपॉन से 8760, ठीक है। तो ये दोनों के कैलकुलेशन करोगे ना आपस में, तो ये हमारा एनर्जी जनरेटेड इन ईयर, एनर्जी जनरेटेड इन ईयर ये हमारा जो है इसमें रखोगे तो फाइनल ये निकल जाता है, ठीक है। A three-phase induction motor has 8 pole and it's run on a supply frequency of 60 hertz. Find the speed of rotating magnetic field. ये बहुत ही सिंपल है, इज इक्वल टू 120 F/P। इसके जरिए हम लोग सिंक्रोनस स्पीड को निकाल सकते हैं। देखो हमारे यहाँ पर देखते हैं ना, तो जिस प्रकार से देखते हैं 8 पोल तो है ही, ठीक नहीं, 8 पोल है, और यहाँ पर 120 ये तो है ही, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा 60 है, तो यहाँ पर जो है ये तो मिस्टेक है, जैसे 120 इंटू 60/8, ठीक नहीं। तो ये जो है 4×2 8 और 4×3 12 और 0 4 0 0 2 15, ठीक नहीं। तो 15 छक्के 90 और ये 1 0, ठीक नहीं। तो 900 RPM आ जाता है हमारा। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ठीक नहीं 2200 वोल्ट 50 हर्ट्ज 440 kVA सिंगल फेस अल्टरनेटर इज 0.5 ohm on short circuit. The field current of 40 ampere gives a full load current of 200 ampere. The open circuit EMF for the same field excitation is 1200. Find the synchronous impedance. देखो इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है और कुछ नहीं करना है, इसमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस निकालना है। तो सबसे पहले ये माइंड में रखो सिंक्रोनस इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है। सिंक्रोनस इम्पीडेंस का फार्मूला ये होता है और सिंक्रोनस इम्पीडेंस का फार्मूला ये होता है, ठीक नहीं। ये एक्स से XL माइनस XC बनता है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला को याद रखो और इसमें दिया क्या क्या है इस चीज़ को। तो कहने का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, कहने का मतलब ओपन सर्किट EMF सेम फील्ड एक्साइटेशन ये है, और एक और जो है ये शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब फील्ड करंट को शो किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फील्ड करंट को, तो शॉर्ट सर्किट जो होता है यहाँ पर फुल लोड करंट को किया जाता है। फुल लोड करंट जो होता है शॉर्ट सर्किट को शो किया जाता है, ठीक है। तो 1200/200 इज इक्वल टू इतना आ जाता है, ठीक है। इफ द मेजरमेंट इंडिकेट अ वैक्यूम ऑफ 150 torr, व्हाट विल बी द अब्सोल्यूट प्रेशर। अब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टैंड सी लेवल प्रेशर, स्टैंड सी लेवल प्रेशर में 6 ठीक नहीं 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो ये जो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी ये तो फिक्स है, ठीक नहीं। तो यहाँ पर इंडिकेट वैक्यूम ऑफ ठीक नहीं 150 टॉर, ये 150 टॉर है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे तो इतना निकल आएगा। A common emitter connection of BJT, find the value of beta if alpha is equal to 0.995। देखो इसमें हमारा एक फार्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपन 1 प्लस बीटा, और बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपन
अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा और गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ये तीनों फार्मूला को याद कर लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो अल्फा का मान दिया है, ये अल्फा का मान दिया है, तो इसके जरिए हम लोग निकालेंगे तो 199 इसका मान आ जाएगा। द फॉलोइंग टू टेरिफ इज ऑफर्ड। देखो इसमें क्या है, टेरिफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रुपीज़ 100 प्लस, ठीक है, 100 रुपीज़ जो होता है, ठीक है, 100 रुपीज़ होता है, ये है, ठीक है, प्लस ये प्लस, ठीक है, 50 पैसा को हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 होता है, ठीक है, पर यूनिट बोला है ना इसमें, ठीक है, 50 पैसा पर यूनिट। अब देखो इसमें इतना 50 पैसा है पर, ठीक है, 50 पैसा का मतलब 50 रुपीज़। देखो यहाँ पर हम लोग देते हैं 0.15 रुपीज़ पर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम यूनिट को जैसे काटेंगे तो इसके लिए कोई भी एक उठा लेते हैं, मान के चलो हम 400 को उठा लेते हैं, तो 400 यूनिट, ठीक है नहीं, तो यूनिट और यूनिट कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग 0.5 इंटू 400 करते हैं, तो यहाँ से हमारा आता है कि 160 रुपीज़, ठीक है। वैसे नेक्स्ट में देखते हैं फ्लैट रेट टैरिफ ऑफ 40 पैसा पर यूनिट, इसमें भी सेम ऐसे ही देखो 40 पैसा, तो यहाँ पर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गए, और यहाँ पर 400, तो ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाता है, ठीक है, तो दोनों में सेम आना चाहिए, जो सेम आ रहा है वो हमारा 400 यूनिट के अनुसार से आ जाता है, ठीक है। नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग, तो नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग क्या है, नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग जो होते हैं, ये जो है नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग, जो इसमें जो ज्वाइंट मटेरियल होते हैं, ज्वाइंट मटेरियल को मेल्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मेल्ट मतलब पिघलाते नहीं हैं, ये जो होता है इसको हथौड़ा मारकर इसको, ये इसमें हथौड़ा मारकर हम इसको ज्वाइन किया जाता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस में गैस वेल्डिंग होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, नेवर वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंदर हमारा ये फोर्स वेल्डिंग आता है। तो फोर्स वेल्डिंग जो होता है ये होता है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होता है, सॉलिड वेल्डिंग नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होता है, और वैसे ही हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होता है, जिस जो ज्वाइंट मटेरियल होता है उसको मेल्ट नहीं किया जाता है, इसको गर्म करके इसको हथौड़ा मार जो या फिर प्रेशर देकर, मतलब प्रेशर देकर हम मेल्ट नहीं किया जाता है, प्रेशर देकर इसको हम लोग वेल्ड किया जाता है प्रेशराइज्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, विथ रेफरेंस टू द डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड लोडिंग, जो डेल्टा डेल्टा बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड लोडिंग सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल सही। थर्ड हार्मोनिक्स डज नॉट अपीयर, देखो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में थर्ड हार्मोनिक्स भी नहीं आता है। ये हम एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जिस प्रकार से स्टार कनेक्शन में ये सिर्फ बैलेंस्ड लोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना, बाकी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, ये लेकिन और ये जो होता है रेयरली यूज़ किया जाता है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, यूज़ हाई वोल्टेज में किया जाता है। ये जो है हमारा फेज वोल्टेज इज इक्वल टू VL/√3 होता है, ठीक है। तो जो हाई वोल्टेज में किया जाता है, हाई वोल्टेज में करने की वजह से, हाई वोल्टेज में इसलिए करते हैं कि इसका जो फेज वोल्टेज है वो √3 टाइम कम हो जाता है, जिससे इंसुलेशन इसका जो होता है इंसुलेशन रिक्वायर्ड कम पड़ता है, मतलब इंसुलेशन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। एक डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक जो होता है इसको ये इसमें रिमूव हो जाता है, और थर्ड हार्मोनिक रिमूव कैसे होता है, जैसे इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है तो ये इसी में ही फ्लो होते रहे थर्ड हार्मोनिक, तो सर्कुलेटिंग करंट इसी में ही फ्लो होते रहता है, इसलिए होता है थर्ड हार्मोनिक रिमूव हो जाता है, ठीक है।
अब स्टार डेल्टा कनेक्शन में क्या आता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार जो है उसको हाई वोल्टेज मतलब हाई साइड कनेक्ट किया जाता है स्टार को, और डेल्टा को लो साइड कनेक्ट किया जाता है। स्टार को हाई साइड कनेक्ट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि स्टार में हाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो जो उसका जो फेज वोल्टेज होता है रूट 3 टाइम कम से हो जाता है, जो इसका वोल्टेज स्ट्रेस कम होता है, वोल्टेज स्ट्रेस कम होने के कारण इसका इंसुलेशन से हो जाता है, मतलब इंसुलेशन रिक्वायर्ड कम हो जाता है, मतलब उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब डेल्टा, डेल्टा को वो लो वोल्टेज साइड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लो वोल्टेज साइड कनेक्ट इसलिए लो वोल्टेज साइड कनेक्ट किए जाते हैं, तो लो वोल्टेज साइड कनेक्ट इसलिए किए जाते हैं, लो वोल्टेज साइड कनेक्ट कहने का मतलब हाई करंट, ठीक है नहीं, लो वोल्टेज मतलब हाई करंट, तो हाई करंट में जैसे ही हम हाई करंट इसमें आता है तो इसमें जो फेज करंट होता है वो रूट 3 टाइम कम होता है, तो फेज करंट कम हो जाता है, तो कहने का मतलब इसमें हम लोग देखते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, तो फेज करंट कम होगा तो इसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो कॉपर की सेविंग हो जाती है, तो इसमें कॉपर रिक्वायर्ड कम हो जाता है, मतलब कॉपर की सेविंग हो जाती है, ठीक है। और डेल्टा स्टार कनेक्टेड में ये दोनों आपस में एक दूसरे का इंटरकनेक्टेड है, जो स्टार डेल्टा कनेक्शन ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया जाता है, और डेल्टा स्टार कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सेकेंडरी साइड स्टार करेंगे तो हमारा जो है जो घरेलू कनेक्शन में जो डोमेस्टिक में हमारे न्यूट्रल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो इसमें न्यूट्रल भी मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इन स्टीम पावर प्लांट में जो एस हैंडलिंग सिस्टम का जो पार्ट है वो कौन सा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ पर जैसे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, ये है पूरी एक डायग्राम है, इसमें एस हैंडलिंग प्लांट, ठीक है, एस हैंडलिंग प्लांट होता है, यहाँ पर जो एस होते हैं जो रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा प्रेसिपिटेटर होते हैं, प्रेसिपिटेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। इसमें एस हैंडलिंग प्लांट को ले जाया जाता है, जो उसमें वो एक बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मतलब वो उसमें उसी में ही ले जाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी इसमें डायग्राम के थ्रू इस डायग्राम को एक दिन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फॉर सिंक्रोनस मोटर इन्वर्टेड V कर्व आर द प्लॉट्स ऑफ पावर फैक्टर वेरियस, ठीक है। कहने का मतलब ये जो इन्वर्टेड वी कर्व है, देखो वी कर्व में एक ये वी कर्व है, ठीक है, और एक इन्वर्टेड वी कर्व है, ये इन्वर्टेड वी कर्व है, ठीक है। तो इन्वर्टेड वी कर्व में पावर फैक्टर तो रहता ही है, ठीक है। तो इन्वर्टेड वी कर्व में और जो डायग्राम होता है ना उसमें पावर फैक्टर तो रहता ही है, ठीक है। और इसमें और किसके किसके बीच में किया जाता है, तो पावर फैक्टर और फील्ड करंट दोनों के बीच में हम लोग देखते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। देखो इसमें विथ विथ रेफरेंस टू टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है नहीं, जो डीसी मशीन के टेस्टिंग के लिए कौन सा ये सब चीज़ है, ठीक है। तो जो देखो यहाँ पर स्विन बर्न टेस्ट, तो नो लोड लॉस ऑफ लार्ज डीसी शंट मोटर के लिए स्विन बर्न टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो स्विन बर्न टेस्ट करते हैं ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। रिटार्डेशन टेस्ट एंड डीसी मोटर इज यूज्ड फाइंडिंग स्ट्रे लॉस, कहने का मतलब ये स्ट्रे लॉस है, ये रिटार्डेशन टेस्ट में स्ट्रे लॉस फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन, इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्रेक टेस्ट, स्विंग पॉइंट टेस्ट, ऑप्टिंसन टेस्ट, फील्ड टेस्ट, रिटार्डेशन टेस्ट, ये सब अलग अलग टेस्ट हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस को मेज़र करना है, तो इसके लिए ओवन ब्रिज यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग एक बार और एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो ठीक है देख लेना, यहाँ पर एक ओवन ब्रिज है, ठीक है, ओवन ब्रिज है, यहाँ पर ओवन ब्रिज को सेल्फ इंडक्टेंस में मेज़र करते हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। हाइब्रिड स्टेपर मोटर का
एडवांटेज नहीं है। देखो हाइब्रिड बोला है तो इसका हर चीज़ अच्छा ही रहेगा, ठीक है, तो अच्छा ही रहेगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो लो है इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है नहीं। और ये हाई है, ये भी ग्रेटर टॉर्क है। स्मॉल स्टेप लेंथ ये भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द कलेक्टर लोड RC इज इक्वल टू 2 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस RI इज इक्वल टू 1 किलो ओम। करंट गेन इसमें है, ठीक है। करंट गेन इज इक्वल टू 50 और कैलकुलेट वोल्टेज गेन बताना है। तो वोल्टेज गेन के लिए ये सब फार्मूला है, इस फार्मूला के जरिए हमारे ये आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल। देखो मोस्ट इकोनॉमिकल एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल जहाँ बोल दिया वहाँ पर कुछ स्पेशल ही रहता है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सिंगल कोर केबल टू बी यूज्ड ऑन अ 50 किलोवोल्ट सिंगल फेज सिस्टम। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक शुड नॉट एक्सीड 40 अंडर 2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, तो एक केबल है, ये केबल है, ठीक है, एक केबल है, ठीक है। एक केबल का इंटरनल डायग्राम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और अ, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और आउटर रेजिस्टेंस, इनर रेजिस्टेंस और आउटर रेजिस्टेंस, ये दोनों मोस्ट इकोनॉमिकल के केस में इक्वल होता है। इस केस में क्या होता है हमारा, अब देखो रेडियस है, ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है वो, तो रेडियस इज इक्वल टू d/2 ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसमें हमारा एक फार्मूला होता है कि जो वोल्टेज ग्रेडियंट, ठीक है, तो वोल्टेज ग्रेडियंट ये है, वोल्टेज ग्रेडियंट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज अपॉन रेडियस। तो ये जो रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, जो रेडियस नहीं, जो रेडियस नहीं दिया है, लेकिन इसमें वोल्टेज दिया है, ये वोल्टेज हमारा क्या है, लाइन वोल्टेज है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज है हमारा, लाइन वोल्टेज है तो हमारा हम फेज वोल्टेज निकालेंगे। तो फेज वोल्टेज निकालने के लिए √3 इंटू 50, ठीक है। और ये वोल्टेज ग्रेडियंट दिया है, तो वोल्टेज ग्रेडियंट और फेज वोल्टेज दिया है, तो इसके जरिए हमारा हम डायमीटर को निकाल सकते हैं। तो डायमीटर हमें पूछा ही गया है, वैल्यू ऑफ डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर निकालेंगे, ठीक है। इन वल्कनाइज्ड इंडियन रबर मतलब VIR टाइप इंसुलेटिंग मटेरियल सल्फर कंटेंट इज 3% to 5%. In a single phase circuit, the apparent power is 250 VA and reactive power is 150 VAR. Find the reactive power. तो इसमें हम रिएक्टिव पावर निकालेंगे, तो इसका एक सीधा फार्मूला है, ठीक है। अपरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर अंडर रूट एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है वो एक्टिव पावर है और ये रिएक्टिव पावर है, सॉरी ये अपरेंट पावर है, ये जो है हमारा अपरेंट पावर है और ये जो है रिएक्टिव पावर है, तो एक्टिव पावर निकालना है, ठीक है। द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी टू द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ एन ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओपन डेल्टा कनेक्शन देखो, ऑपरेटिंग कैपेसिटी देखो, इसमें मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसको अच्छे से ध्यान देना। ऑपरेटिंग कैपेसिटी टू अवेलेबल कैपेसिटी, देखो इसमें सबसे पहले तो ये डेल्टा डेल्टा में था, ठीक है। तो डेल्टा डेल्टा में मान के चलो, अगर मान के चलो ये कैपेसिटर बैंक है, तो कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ VB बैंक का मतलब ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो इसका कितना हम लोग लेते हैं, 0.577 इंटू कैपेसिटी ऑफ डेल्टा डेल्टा बैंक, ठीक है, इतना हम लोग लेते हैं। तो इसमें हमारा जो रेंज आता है 17.3 आता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये जो 17.3 है, तो इतना ही आना चाहिए, तो इतना ही आना चाहिए, इसके लिए हम लोग ऑपरेटिंग कैपेसिटी, अब मान लीजिए यहाँ पर एक वाइंडिंग जो है कट हो गया, यहाँ पर एक वाइंडिंग कट होने के लिए पहले 30 kV यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग कितना kV यूज़ करेंगे,
10 30 के वी यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर सिर्फ 10 के वी और 10 के वी है, तो टोटल 20 के वी यूज़ करेंगे। तो टोटल 20 के वी जैसे यूज़ करेंगे तो 17.3 के वी आना चाहिए, तो हम कितना लेंगे 0.866 इसका रेशियो लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर इतना आया, वरना आंसर 0.77 इस वरना 0.77 इस केस में भी आ सकता है अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो, इसलिए दोनों को ध्यान रखें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्क लैम्प। आर्क लैम्प, देखो आर्क लैम्प में क्या है, ये फ्लैश कैमरा कुछ अलग ही दिख रहा है इसमें, ठीक नहीं। लाइटिंग ऑफ गार्डन, ठीक नहीं, फाउंटेन, ये तो एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। लाइटिंग ऑफ प्लेइंग फील्ड, ये भी एप्लीकेशन नहीं है। लाइटिंग ऑफ कार पार्किंग, ठीक है, ये भी नहीं है। तो फ्लैश कैमरा इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नोन एन फैंटम लोडिंग। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलता है। तो देखो ऑप्शन को देख लेते हैं। फैंटम नो लोड टेस्ट, ये तो इसमें आयरन लॉस फाइंड करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस फाइंड करते हैं, ठीक है नहीं। इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट और डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट, ये चीज़ है। तो फैंटम लोडिंग टेस्ट जो है इनडायरेक्ट लोडिंग है। तो इनडायरेक्ट लोडिंग कैसे है ये बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो डायरेक्ट लोडिंग के समझते हैं। तो डायरेक्ट लोडिंग के समझने के लिए ये देखो, मान लीजिए एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर है, तो एनर्जी मीटर को सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, ठीक नहीं। तो मान लीजिए चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर एक डायरेक्ट लोडिंग जो लगाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लोडिंग में क्या होता है, जो प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं लोड से। तो जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इसमें हम लोग पावर जैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, इसका एनर्जी जो मेजरिंग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मतलब जो करंट, मतलब इसका मेजरिंग करना है, तो मेजरिंग करने के लिए क्या होता है हमारा, देखो एनर्जी के पैरामीटर को जैसे मेज़र करना है, जैसे चेंज का एनर्जी, तो उसके लिए करंट, उसके लिए मान के चलो करंट कॉइल, तो करंट कॉइल में हमारा जो करंट जो करंट कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो इतना ले लेते हैं, और पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस इतना ले लेते हैं, ठीक नहीं। तो हमारा जैसे प्रेशर कॉइल है, ठीक है। तो प्रेशर कॉइल में हमारा पावर कितना आ जाता है 12.1 वाट, ठीक है। और करंट कॉइल, तो करंट कॉइल में हमारा जो है करंट कॉइल में हमारा जो पावर है 2000। अब जैसे दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 22, ठीक है, 2212.1 वाट आ रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं ना, ठीक है, इतना वाट आ रहा है। मान के चलो हम इसको फैंटम लोडिंग करते हैं, ये जो फैंटम लोडिंग है उसको इनडायरेक्ट लोडिंग करते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, ये जो करंट कॉइल हैं इसमें, ये जो करंट कॉइल हैं, करंट कॉइल को सेपरेटली और पोटेंशियल कॉइल को सेपरेटली अलग अलग करते हैं। जो करंट कॉइल में हम लोग बहुत ही कम वोल्टेज दे के हम लोग यहाँ पर करंट कॉइल में हम लोग एनर्जी के जो पैरामीटर हैं उसको कैलकुलेट रीडिंग, मतलब पावर इसमें कितना दे रहा है ये फाइंड हो जाता है, और इसमें पावर कितना दे रहा है ये फाइंड हो जाता है। तो इसके जरिए पावर, ये दोनों के जरिए पावर कितना मिल रहा है अलग अलग, तो हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर P1 कहने का मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये देखो ये P1 है और ये P2 है, ठीक है। तो P1 में हमारा जो ये जो पावर है, ठीक है, ये P है। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलो ना, यहाँ पर हम लोग मान के चलो 12.1 वोल्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है मतलब 10 वाट आ रहा है। तो जब दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5.1 वाट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है वाट की जो कम खपत यूज़ हो रहा है, तो कम खपत है कहने का मतलब इनडायरेक्ट लोडिंग में एनर्जी, जो एनर्जी को मेजर, मतलब मान के चलो यहाँ पर एक लिखा हुआ है फैंटम लोडिंग। तो फैंटम लोडिंग इज अ लोडिंग कंडीशन इन विच एनर्जी मीटर इज कनेक्टेड टू, ठीक है, फेटस
and phantom loading for testing of energy meter विथ हाई करंट केस, ठीक नहीं। हाई करंट मान लीजिए कहीं कहीं पर लेना रहता है तो यहाँ पर पावर का जरूरत कम पड़ता है, ठीक है। व्हाट वैल्यू, ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ अ सीरीज रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट थ्रू द एन एलईडी टू 20 मिली एम्पियर विथ अ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 2 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट। इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या होता है, एक सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक नहीं, एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है, एक सीरीज रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक नहीं। एक एक रेजिस्टेंस सीरीज में रिक्वायर्ड कितना चाहिए, ठीक है। जो एलईडी है और यहाँ पर 20 मिली एम्पियर और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पर भी देखो, सॉरी ये है, ये जो एलईडी के थ्रू करंट कितना आ रहा है, ये है, ठीक है, 20 मिली एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, 2 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है 10 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर का रेजिस्टेंस बताना है। तो ये बहुत ही आसान है। V इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, I मान के चलो, रुको यहाँ पर, ये है और, ठीक है ना, और ये बल्ब है तो ये 20 मिली एम्पियर है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पर ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V1 है, यहाँ पर एक 10 वोल्ट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू, ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो आर है, ठीक है, यहाँ पर आर निकाले हुए हैं, यहाँ पर एक भी है, तो ये वाला हमारा भी है, ठीक है। और 0.02 ये हमारा करंट है यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ये सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू सिंक्रोनस मोटर स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉलोइंग स्टेट। सिंक्रोनस कंपेंसेटर इज अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथआउट अ मैग्नेटिकल लोड। कहने का मतलब सिंक्रोनस कंपेंसेटर, इसका मतलब पावर फैक्टर करेक्शन ही होता है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल ही सही है, जो सिंक्रोनस मोटर रनिंग जो विथआउट मैग्नेटिकल लोड, मतलब मैग्नेटिकल लोड के बिना सिंक्रोनस मोटर जो है वो रनिंग सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है। सेकंड, सेम आउटपुट एंड वोल्टेज रेटिंग। सिंक्रोनस मोटर इज कॉस्टली देन एन इंडक्शन मोटर, मतलब इंडक्शन मोटर से कॉस्टली ही होता है सिंक्रोनस मोटर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीटिंग ऑब्टेन विथ द हेल्प ऑफ ईडी करंट, ठीक है। तो ईडी करंट पूछा है, तो ईडी करंट का मतलब इंडक्शन से ही रिलेटेड होता है, इंडक्शन हीटिंग होता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन देख सकते हैं, जो टाइप सॉर्टिंग हीटिंग मेथड में पावर हीटिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर हाई फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड, फिर ठीक नहीं, बम्बार्डमेंट हीटिंग, ये सभी का एक अच्छे से हम देख सकते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर डायरेक्ट रेजिस्टेंस, ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंडक्शन हीटिंग होता है, जो ईडी करंट हीटिंग के केस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन इस कंट्रोल रूम ऑफ पावर हाउस के कंट्रोल रूम में इल्यूमिनेशन लेवल का कितना रिक्वायर्ड होता है। तो 300 लक्स होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। Which of the following is not a valid advantage of fluorescent lamp? फ्लोरोसेंट लैम्प में स्ट्रोबोस्कोपिक
इफेक्ट नहीं होते हैं, ये होता ही नहीं है, ठीक है। ये सिंक्रोनस के कंडीशन में ये सब होता रहता है सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है। देखो इसमें इसमें क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। असेंडिंग ऑर्डर में रेजिस्टेंस को असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना है, मतलब बढ़ते क्रम में करना है, ठीक नहीं। तो बढ़ते क्रम में तो सिल्वर, जर्मेनियम और ग्लास। सिल्वर क्या होता है हमारा, सिल्वर यहाँ पर जैसे जिस प्रकार दो लो रेजिस्टेंस, ठीक है नहीं, लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो सिल्वर कॉपर ये कंडक्टर हैं, ठीक है। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हैं और ग्लास जो है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। With reference to power cable insulation, which the following synthetic rubber like insulating material is a thermosetting compound। कहने का मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल ही मेन है इसमें। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ये हमारा जो डायग्राम जो दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है ये क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन का ये डायग्राम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।